तो सर और सर हम सर बीडी पब्लिक स्कूल में पढ़ते हैं। अच्छा अच्छा, आप बीडी पब्लिक से हैं। चलिए तब तो ये आप बीडी पब्लिक में तो अमरनाथ सर, आप लोग की क्लास में मैथ कौन लेते थे? अमरनाथ सर? नहीं सर, अमरनाथ सर लेते हैं सर, मतलब कभी कभी आते हैं सर। ऐसे हम लोग के मैथ के टीचर अरुण सर हैं। अच्छा, और एसएसटी में तो बीके रॉय सर की और कोई? सर संजय सर। संजय सर लेते हैं। अच्छा, आपके स्कूल के बहुत सारे टीचर मतलब मेरे संपर्क में बहुतों जगह हम लोग रहे हैं। पुनीत, आप बताइए अपने बारे में। सर सर मेरा नाम सर पुनीत मोहन है सर, हम लोयला स्कूल से। अच्छा, आप लोयला से हैं। चलिए, यस। भास्कर, आप बताइए अपने बारे में। सर मेरा नाम भास्कर नारायण है, हम धून पब्लिक स्कूल से हैं। अच्छा, आप दून से हैं। अ, तो ये और एक भास्कर और हैं आप। अ, एक भास्कर अभी, अच्छा, 2 बार आपका वो करेक्ट है। चलिए, तो हम लोग थोड़ा सा आज ये सबसे पहले तो ये जाने कि केमिस्ट्री जो है वो कैसे क्या है, और केमिस्ट्री में हम लोग को पढ़ना क्या है 11th में, 11th का सिलेबस क्या है, 11th में क्या क्या जानना है, और केमिस्ट्री है क्या। सबसे पहले तो केमिस्ट्री है क्या, मतलब आप जैसा कि 8 से ही 7-8 से ही लगभग केमिस्ट्री एक अलग चैप्टर्स, अलग एनालिसिस के रूप में आता है। तो सबसे पहले तो केमिस्ट्री है क्या ये समझें। तो देखिए, सिंपल लैंग्वेज में केमिस्ट्री का सिंपल सा मतलब होता है कि साइंस का वो मतलब हिस्सा, वो पार्ट जिसमें हम लोग नेमिंग, उसका कंपोजिशन, किसी भी सब्सटेंस का नाम क्या है। जैसे कि आप कॉमन सॉल्ट सोडियम क्लोराइड होता है, इसके बारे में हम लोग कहाँ पढ़ते हैं? केमिस्ट्री में। फिजिक्स में तो पढ़ते हैं नहीं, मैथ में तो पढ़ते हैं नहीं, बायो में तो पढ़ते हैं नहीं। मतलब सिंपल किसी भी कंपाउंड का, किसी भी सब्सटेंस का नेमिंग, कि उसका नाम क्या है। अब जैसे वाटर, वाटर को हम लोग H2O लिखते हैं, तो ये H2O वाटर को बोलते हैं। ये बात हम लोग कहाँ पढ़ते हैं? केमिस्ट्री में। मतलब केमिस्ट्री साइंस का वो ब्रांच है जहां हम लोग सबसे पहला चीज नेमिंग, मतलब सबसे फर्स्ट जो एनालिसिस है वो नेमिंग, फिर फॉर्मूला या कंपोजिशन, उसके बाद उसका प्रिपरेशन, उसका फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, एनालिसिस एंड यूज। मतलब बेसिकली केमिस्ट्री में हम लोग क्या क्या पढ़ते हैं? नेमिंग, फॉर्मूला या कंपोजिशन क्या होगा, प्रिपरेशन, उसका फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, यूज एंड एनालिसिस। मतलब 7 पॉइंट्स जो ये घूम फिर करके जो हमारे चारों ओर 7, मतलब 7 टॉपिक्स मतलब कह सकते हैं केमिस्ट्री के किसी भी चैप्टर्स में या किसी भी पार्ट्स में बेस्ड है। वो 7 टॉपिक में है। आपको क्या क्या फिर से सुन लीजिए। पहला है नेमिंग, फिर दूसरा प्रिपरेशन, ये कंपोजिशन या फॉर्मूला, तीसरा प्रिपरेशन, चौथा उसका फिजिकल प्रॉपर्टीज, पांचवा केमिकल प्रॉपर्टीज, छठा एनालिसिस, और सातवां यूज। मतलब पूरा केमिस्ट्री इसी 7 वर्ड के चारों ओर घूमता रहता है। मतलब हम लोग सिंपल केमिस्ट्री को जैसे डिफाइन करना है तो इस तरह से डिफाइन करेंगे। द ब्रांच ऑफ साइंस in which we study about naming, formula, composition, preparation, उसके बाद फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, यूज एंड एनालिसिस। एनालिसिस 2 तरह के होते हैं, ऑफ डिफरेंट substances, of different substances is called chemistry। केमिस्ट्री साइंस का वो ब्रांच है जहां हम लोग बेसिकली ये 7 बातें पढ़ते हैं। वो 7 फैक्ट्स क्या हैं? पहला है नेमिंग, मतलब किसी का नाम लिखना। जैसे बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, 10th क्लास में आप देखे होंगे कि बहुत सारा कंपाउंड का आप नेमिंग सीखते हैं। फिर उसका फॉर्मूला,
अब बेकिंग सोडा का फॉर्मूला ये Na2SO4 होता है 10H2O, ये हम लोग कहाँ पढ़ते हैं केमिस्ट्री में? कंपोजिशन। कंपोजिशन मतलब कि उसमें क्या उसका एनालिसिस है। उसके बाद प्रिपरेशन, बनता कैसे है, जैसे कि आप पढ़े कास्टिक सोडा कैसे बनता है, बेकिंग सोडा कैसे बनता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसे बनता है, 10th क्लास में आप ये सब पढ़े हैं। फिजिकल प्रॉपर्टी, जैसे मेटल नॉन मेटल में चाहे एसिड बेस में आप उसका फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं कि मेटल क्या है कैसे है। केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं, यूज पढ़ते हैं कि बेकिंग सोडा कहाँ यूज होता है, वाशिंग सोडा कहाँ यूज होता है, या ये सब। और एनालिसिस, तो एनालिसिस वर्ड जो है वो दो है, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस। तो ये सब के बारे में जहां हम लोग पढ़ते हैं वो है केमिस्ट्री। मतलब सिंपल इसमें सारा बातें आ गया जो आप केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, जितना भी एनालिसिस कि उसका नाम क्या है, उसका प्रॉपर्टीज क्या है, उसका एनालिसिस क्या है, ये सब सारी बातों के बारे में जहां हम लोग पढ़ते हैं वो है केमिस्ट्री। ये सिंपल सा आप बोल सकते हैं कि केमिस्ट्री ये ब्रांच है जिसमें हम लोग इन सब बातों के बारे में अलग अलग एनालिसिस करते हैं, अलग अलग जानते हैं। अब केमिस्ट्री का जो क्लासिफिकेशन किया गया वो तीन तरह से, मतलब बेसिकली तीन तरह से, वैसे एक और है जो क्लासिफिकेशन है केमिस्ट्री का, जो केमिस्ट्री को अलग अलग ब्रांच में बांटा गया। क्लासिफिकेशन कहिए चाहे ब्रांच कहिए कि ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री जो है वो बेसिकली वैसे तो तीन है, लेकिन एक और होता है चौथा भी, फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और एनालिटिकल केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री को इस तरह से चार ब्रांच में बांटा गया, फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और एनालिटिकल केमिस्ट्री। मतलब इस तरह से केमिस्ट्री को पांच हिस्सों में बांटा, मतलब चार हिस्सों में बांटा गया। तो क्लासिफिकेशन कहिए चाहे ब्रांच कहिए केमिस्ट्री का, तो एक बार फिर से सुन लीजिए। सबसे पहले तो केमिस्ट्री हुआ क्या, तो इसमें हम लोग बेसिकली 7 वर्ड्स पढ़ते हैं। नेमिंग, फार्मूला, कंपोजिशन, प्रिपरेशन, फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, यूज, एनालिसिस ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस इज कॉल्ड केमिस्ट्री। इसको जो बेसिकली बांटा गया वो चार, मतलब हम लोग को जो 11th-12th में जो भी चैप्टर्स हैं उसको चैप्टर्स को यदि आप क्लासिफाई करें तो चार हिस्सों में बांटा गया है। फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड एनालिटिकल केमिस्ट्री। आई बात समझ में? तो इसमें सबसे पहले फिजिकल केमिस्ट्री में हम लोग क्या पढ़ते हैं ये समझते हैं। मतलब जैसे ये चार हिस्सा तो केमिस्ट्री का हुआ, अब एक एक करके सबके बारे में समझेंगे कि कहाँ पे क्या पढ़ते हैं। जैसे फिजिकल केमिस्ट्री में क्या पढ़ते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या पढ़ते हैं, इनऑर्गेनिक में क्या पढ़ते हैं और एनालिटिकल में क्या पढ़ते हैं। तो देखिए ये जो हिस्सा है एनालिटिकल, इसको अलग से नहीं पढ़ना है। इसको मतलब अलग से हमको ये तीन ही पढ़ना है, फिजिकल, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक। एनालिटिकल केमिस्ट्री अलग से नहीं है, इन सब में आपको बटा हुआ है। मतलब इन सब, जैसे फिजिकल में भी आएगा, इनऑर्गेनिक में भी आएगा, ऑर्गेनिक में भी आएगा एनालिटिकल केमिस्ट्री। इसको अलग से नहीं बांटा गया है। हाँ, इसके अलावा केमिस्ट्री के और भी ब्रांच हैं, जैसे नैनो केमिस्ट्री, बायो केमिस्ट्री, मेटलर्जी, बहुत सारा केमिस्ट्री का अलग अलग ब्रांच है। लेकिन हम लोगों को जो 11th-12th में पढ़ना है वो इसी तीन में बांट करके, मतलब फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। आ रही है बात समझ में? यस तो सर। सबसे पहले जैसे हम लोग फिजिकल केमिस्ट्री के बारे में समझते हैं कि इसमें हम लोग को क्या क्या पढ़ना है और कौन कौन से चैप्टर हैं। तो आप ये इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या मतलब साथ में लिख भी सकते हैं, चाहे तो स्क्रीनशॉट लेते रहिए। मतलब जैसे कि ये मतलब कि इस तरह से हो गया, फिर अगला जो भी बताएंगे उसको, और साथ में अपना कॉपी पेन भी रखिए। जैसे कुछ जब भी सवाल देंगे चाहे कुछ पूछेंगे तो आप उसको बना करके बता सकें। तो सबसे पहले हम लोग पहला हिस्सा जो है और फिजिकल केमिस्ट्री है। आपके पास 11th का केमिस्ट्री का किताब मतलब है अब की अभी नहीं अभी लिए हैं? अभी है सर। सर अच्छा, है सर। हाँ एनसीईआरटी लिए हैं कि कौन सा किताब है आपके पास? सर एनसीईआरटी। हाँ बहुत अच्छे, एनसीईआरटी तो रखिए ही, वो तो सबसे प्राइम बुक है। एनसीईआरटी तो सबसे बेहद जरूरी है। हाँ, उसके अलावा आप कोई भी किताब पढ़ते हैं चाहे बनाते हैं, आप बेहिचक पूछिए। देखिए कोई भी
मतलब ये नहीं कि आप ये टॉपिक चाहे ये सवाल नहीं पूछ सकते, ऐसा कुछ नहीं। आप कोई भी टॉपिक, कोई भी एनालिसिस जो है आप बेहिचक पूछ सकते हैं। लेकिन एनसीईआरटी जरूर रखिए, एनसीईआरटी को बेस मान करके उसको सबसे पहले बेस पे चलिए। और उसके अलावा आप कोई भी किताब, चाहे कोई भी टॉपिक, चाहे कोई भी एनालिसिस आप यदि करते हैं, चाहे मतलब बनाते हैं और आपको उसमें डॉट होता है, तो आप बेहिचक पूछिए, माइक ऑन कीजिए, आराम से पूछिए। तो सबसे पहले तो ये हम लोग फिजिकल केमिस्ट्री पे चलते हैं। तो फिजिकल केमिस्ट्री है क्या? तो जैसा कि नाम से ही देख रहे होंगे, फिजिकल यानी फिजिक्स। फिजिकल वर्ड एक्चुअली में फिजिक्स से आया। तो फिजिक्स में जैसा कि हम लोग जानते हैं कि फिजिक्स में फोर्स, एनर्जी, मास, ये सब का एनालिसिस करते हैं। तो वैसे ही फिजिकल केमिस्ट्री में हम लोग मास, वॉल्यूम, टेम्परेचर, प्रेशर, एनर्जी, हीट, वर्क डन, ये सब के बारे में मतलब बेसिकली एनालाइज करते हैं कि मास से जुड़ा हुआ क्या क्या हो सकता है, वॉल्यूम से जुड़ा हुआ क्या क्या हो सकता है, टेम्परेचर से जुड़ा हुआ क्या क्या हो सकता है, प्रेशर, ये सब, हीट, एनर्जी, ये सब के बारे में जहां हम लोग एनालाइज करते हैं वो हो गया फिजिकल केमिस्ट्री। मतलब फिजिकल केमिस्ट्री को डिफाइन करने का तरीका होगा इस तरह से। द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री in which we study about mass, volume, temperature, pressure, mass, volume, temperature, pressure, energy, work, heat, etc. and their relation with each other in different physical and chemical process. Physical and chemical process is called फिजिकल केमिस्ट्री। देखिए केमिस्ट्री का वो ब्रांच जहां हम लोग मास, वॉल्यूम, टेम्परेचर, प्रेशर, एनर्जी, वर्क, हीट, इस सब के बारे में जानते हैं और साथ में उसका रिलेशन आपस में, मतलब कि मास कैसे रिलेटेड है बाकी टर्म से, मतलब यदि टेम्परेचर चेंज हो रहा है तो वॉल्यूम कैसे चेंज होगा, प्रेशर चेंज हो रहा है तो वॉल्यूम कैसे बदलेगा, मतलब कोई भी इसमें से आपस में रिलेशन पढ़ते हैं, मतलब इन सब के बारे में वो फिजिकल या केमिकल प्रोसेस के दौरान। तो जैसे यहाँ पे हमें दो वर्ड लिखा, फिजिकल एंड केमिकल प्रोसेस। तो सिंपल सा फिजिकल प्रोसेस थोड़ा बहुत आप 9th-10th में भी देखे होंगे। फिजिकल प्रोसेस का मतलब होता है जिसमें इनिशियल सब्सटेंस फाइनल में बदले और फाइनल सब्सटेंस वापस इनिशियल में बदल सके आसानी से, वो हो गया फिजिकल। जैसे आइस को वाटर में बदलते हैं तो वाटर वापस आइस में भी बदलता है, आसानी से बदलता है। तो ये हो गया फिजिकल चेंज। केमिकल चेंज में क्या होता है कि इनिशियल सब्सटेंस फाइनल में तो बदलता है। आप जैसे कागज को आप जलाते हैं तो कागज को जलाने पे राख बनता है, उससे वापस आप कागज नहीं बना सकते हैं, उससे वापस आप कागज नहीं बना सकते हैं। तो केमिकल चेंज मतलब इनिशियल को फाइनल में बदले लेकिन फाइनल वापस से इनिशियल में नहीं बदल सके तो वो केमिकल हुआ। तो एक सवाल का जवाब दीजिए, जैसे आप पानी में चीनी मिलाते हैं तो पानी में जब चीनी मिलाए तो वो फिजिकल में आएगा कि केमिकल में? जैसे फिजिकल वाटर चेंज लिए, आएगा सर। हाँ फिजिकल चेंज होगा, बिल्कुल सही बोले, फिजिकल चेंज में आएगा, केमिकल में नहीं। क्योंकि देखिए पानी में जब चीनी मिलाते हैं तो वापस आप उसको इवेपोरेट करके चीनी को अलग कर सकते हैं। सबसे स्ट्रॉन्ग चीज फिजिकल में क्या होता है कि बेसिक प्रॉपर्टीज नहीं बदलता है। जैसे पानी में आप चीनी मिला दिए, जो शरबत बना, तो उसमें पानी या चीनी दोनों का टेस्ट रहता है कि अलग हो जाता है? रहता है सर। सेम रहता है। सर मतलब जब यस पानी में चीनी आप मिलाते हैं तो बदलता कहाँ है? जब बदला नहीं तो वो फिजिकल चेंज। लेकिन बेसिक प्रॉपर्टी यदि बदल जाए तो वो कहाँ चला जाएगा? केमिकल प्रोसेस में, केमिकल चेंज में चला जाएगा। तो फिजिकल हो या केमिकल, उसमें जब हम इन सब का रिलेशन पढ़ते हैं तो उसको बोलते हैं फिजिकल केमिस्ट्री।
अब 11th में फिजिकल केमिस्ट्री में देखिए क्या क्या पढ़ना है। 11th में फिजिकल केमिस्ट्री में पहला जो है वो है आपको एनसीईआरटी का पहला चैप्टर बेसिक एंड मोल कॉन्सेप्ट फिजिकल केमिस्ट्री में आता है। उसके बाद एनसीईआरटी का आपको दूसरा, तीसरा और चौथा इनऑर्गेनिक में चला गया। मतलब एनसीईआरटी किताब का जो पहला चैप्टर है वो फिजिकल केमिस्ट्री में आता है, बेसिक एंड मोल कॉन्सेप्ट। लेकिन जो दूसरा चैप्टर है एटॉमिक स्ट्रक्चर, या तीसरा चैप्टर जो है या फिर चौथा जो है वो इनऑर्गेनिक का हिस्सा है, केमिकल बॉन्डिंग तक। लेकिन पांचवा चैप्टर वापस, फिफ्थ चैप्टर जो है, फिफ्थ चैप्टर स्टेट ऑफ मैटर, वो फिजिकल में आता है। तो स्टेट ऑफ मैटर में जो है ये स्टेट ऑफ मैटर में हम लोग को गैस एंड लिक्विड पढ़ना है 11th में, और सॉलिड के बारे में पढ़ना है 12th में। मतलब सॉलिड वाला जो हिस्सा है वो 12th में चला जाता है। तो पांचवा चैप्टर फिजिकल केमिस्ट्री का है। छठा चैप्टर थर्मोडायनामिक एंड थर्मोकेमिस्ट्री फिजिकल में आता है। ये सिक्स्थ चैप्टर थर्मोडायनामिक एंड थर्मोकेमिस्ट्री। तो इसमें पहला हिस्सा जो थर्मोडायनामिक है वो फिजिक्स में भी पढ़ना है। मतलब ये कॉमन चैप्टर है फिजिक्स और केमिस्ट्री का। ये फिजिक्स में भी पढ़ना है और केमिस्ट्री में भी, लेकिन थर्मोकेमिस्ट्री सिर्फ केमिस्ट्री का हिस्सा है, ये फिजिक्स में नहीं पढ़ना है थर्मोकेमिस्ट्री। उसके बाद सातवां चैप्टर जो है इक्विलिब्रियम, और आठवां चैप्टर जो एनसीईआरटी सेकेंड पार्ट में आपको है रेडॉक्स, रिएक्शन एंड टाइट्रेशन। वैसे तो टाइट्रेशन आपको बहुत कम पढ़ना है। टाइट्रेशन बेसिकली सिलेबस जो है टाइट्रेशन का वो कंपटीशन लेवल में चला जाता है। तो ये 5 चैप्टर फिजिकल केमिस्ट्री में, पहला एनसीईआरटी का पहला चैप्टर, फिर पांचवा, फिर छठा, फिर सातवां, फिर आठवां, ये आपको मतलब ये एक मतलब टोटल 5 चैप्टर जो है वो फिजिकल केमिस्ट्री में है। बेसिक एंड मोल कॉन्सेप्ट, स्टेट ऑफ मैटर। तो स्टेट ऑफ मैटर में हम लोग को इस साल मतलब 11th में गैस एंड लिक्विड के बारे में पढ़ना है। उसके बाद थर्मोडायनामिक एंड थर्मोकेमिस्ट्री, इक्विलिब्रियम, रेडॉक्स रिएक्शन एंड टाइट्रेशन। मतलब कि ये टोटल 5 चैप्टर 11th का हिस्सा है। आई बात समझ में? तो ये हो गया 5 चैप्टर, ये हो गया फिजिकल केमिस्ट्री का एनालिसिस। अब चलते हैं ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे। इसमें कुछ डॉटेबल पॉइंट यदि आपको लग रहा है तो आप पूछ सकते हैं। कोई भी डॉटेबल लग रहा है सिलेबस की क्या है, कुछ आपके दिमाग ये आ रहा है तो आप पूछ सकते हैं। तो ये तो हो गया फिजिकल केमिस्ट्री। अब अगले पे चलते हैं। इसको इरेज कर देते हैं। देखिए अगला जो केमिस्ट्री का 2 हिस्सा है उसमें हम लोग एक में पढ़ते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में, दूसरे में पढ़ते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में। तो आगे का हिस्सा जानने से पहले थोड़ा सा बेसिक डिफरेंस समझ लीजिए, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में क्या डिफरेंस है। जैसे हमारे चारों ओर जो कंपाउंड्स हैं वो 2 तरह के, हमारे चारों ओर जो डिफरेंट कंपाउंड्स हैं वो 2 तरह के, एक है ऑर्गेनिक कंपाउंड और दूसरा है इनऑर्गेनिक। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, और इनऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में हम लोग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से जुड़ा हुआ सारी बातें को रखा गया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, इनऑर्गेनिक कंपाउंड से जुड़ा हुआ सारी बातें रखा गया इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अब उन सब बातों के बारे में पढ़ते हैं जो किससे जुड़ा हुआ है, ऑर्गेनिक कंपाउंड से। तो अब ऑर्गेनिक कंपाउंड है क्या, तो ये भी सुन लीजिए। तो देखिए लिविंग प्लांट्स और एनिमल से जो ऑब्टेन होता है वो है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। मतलब जो हमारे चारों ओर लिविंग प्लांट्स एंड एनिमल्स हैं वो उनसे जो भी कंपाउंड्स ऑब्टेन होता है वो ऑर्गेनिक, और नॉन लिविंग सब्सटेंस से जो ऑब्टेन होता है वो इनऑर्गेनिक। मतलब इसके बारे में कह सकते हैं विच इज ऑब्टेन फ्रॉम लिविंग प्लांट्स एंड
एनिमल्स, जो लिविंग प्लांट्स एंड एनिमल से ऑब्टेन हो, और इसके बारे में कर सकते हैं विच इज ऑब्टेन फ्रॉम नॉन लिविंग सब्सटेंसेस, जो नॉन लिविंग सब्सटेंसेस से ऑब्टेन होता है। सिंपल लैंग्वेज में कि जो लिविंग प्लांट्स से या एनिमल से ऑब्टेन होता है उसको रखा गया ऑर्गेनिक में, मतलब वो ऑर्गेनिक कंपाउंड हुआ, और जो नॉन लिविंग सब्सटेंसेस से ऑब्टेन होता है वो हो गया इनऑर्गेनिक। तो ये पुराना डेफिनेशन था, क्योंकि प्लास्टिक, अब जैसे ये प्लास्टिक, क्या ये किसी एनिमल या प्लांट से ऑब्टेन होता है? इसको हम लोग बनाए हैं कि या एनिमल या प्लांट से ऑब्टेन होता है? सर हम लोग बनाए। हम लोग बनाए हैं, ऑब्टेन तो नहीं हुआ है। लॉजिकल सोचिए, ये जैसे ये पेन है या फिर मतलब इंक है, ये तो हम तो बनाए हैं इसको, तो ये उसके बावजूद ये ऑर्गेनिक है। प्लास्टिक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, पॉलीमर है। मतलब आप ये जो डिफिनेशन लिखे ये पुराना डिफिनेशन था, नया डिफिनेशन नहीं है। नया डिफिनेशन है जो वैसे कंपाउंड जिसमें कार्बन्स हो, और वैसे कंपाउंड जिसमें कार्बन्स नहीं हो वो इनऑर्गेनिक। मतलब दूसरा जो डिफिनेशन है, कंपाउंड कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड, कार्बन कंटेनिंग compounds are called organic compound, जिसमें कार्बन हो। कंपाउंड अदर देन ऑर्गेनिक, मैंने इसके अलावा, मतलब इसके कार्बन कंटेनिंग के अलावा जो बच गया वो कहाँ रखा गया? इनऑर्गेनिक में। कंपाउंड अदर देन ऑर्गेनिक इज कॉल्ड इनऑर्गेनिक कंपाउंड। लेकिन यहां पे एक्सेप्ट CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन है इसमें, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बाइड, कार्बन डाइसल्फाइड, अमोनियम साइनेट, इन सब में गौर कीजिए कि कार्बन है। ये सब जितना भी लिखे हैं सब में कार्बन है। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बाइड, कार्बन डाइसल्फाइड एंड अमोनियम साइनेट, इन सब में कार्बन है। उसके बावजूद ये सब कार्बन होते हुए इन सबको रखा गया इनऑर्गेनिक में। इन सबको, सिर्फ ये 7 जो है वो कार्बन होते हुए इनऑर्गेनिक में रखा गया। तो इसके पीछे रीजन है, मतलब अब सवाल उठता है कि कार्बन तो है, फिर क्यों नहीं इसको हम ऑर्गेनिक में रखें? तो रीजन है होमोलोगस सीरीज, जो सिर्फ ऑर्गेनिक में होता है और इन सब का होमोलोगस सीरीज नहीं होता है। तो इसके बारे में थोड़ा डिटेल्स हम लोग आगे पढ़ेंगे। आप बस अभी बेसिकली केवल समझिए कि कंपाउंड्स जो हमारे चारों ओर हैं उसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कौन से हुए। तो पहला तो जो लिविंग प्लांट्स एनिमल से ऑब्टेन हुआ, और जो नॉन लिविंग से। तो ये डिफिनेशन सब पे लागू नहीं होता है, ये डिफिनेशन सब पे लागू होता है। मतलब जो सेकेंड डिफिनेशन हमने लिखा वो सभी पे लागू होगा। मतलब ये कि CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट, कैल्शियम, ये कार्बन, ये कैल्शियम कार्बाइड, कार्बन डाइसल्फाइड और अमोनियम साइनेट, ये 7 कंपाउंड कहाँ रखे गए? इनऑर्गेनिक। मतलब इनके बारे में याद रखेंगे, दीज आर इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ये सभी इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। एक तो ये हो गया। अब इसमें जो है तो इन्हीं सब के बारे में केमिस्ट्री के जिस ब्रांच में हम लोग पढ़ते हैं वो हो गया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और इन सब के बारे में जहां पढ़ते हैं वो हो गया इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सिंपल हम लोग इस तरह से कर सकते हैं कि इन सब के बारे में, मतलब केमिस्ट्री का वो ब्रांच जिसमें किसके बारे में पढ़ते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में, वो हो गया आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और जहां इसके बारे में पढ़ते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। लेकिन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक शब्द और जुड़ जाता है कि एलिमेंट्स के बारे में भी हम लोग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ही पढ़ते हैं, ना कि ऑर्गेनिक में। जितने भी एलिमेंट्स हैं जैसे कार्बन,
कार्बन के बारे में हम लोग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, ना कि ऑर्गेनिक में। जबकि कार्बन कंपाउंड चला गया ऑर्गेनिक में। देखिए एलिमेंट्स कोई भी, जैसे हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, कोई भी, वो कहाँ रहेगा? तो इनऑर्गेनिक में। मतलब उसके बारे में पढ़ना है इनऑर्गेनिक में, एलिमेंट्स के बारे में। तो इसमें कोई कंफ्यूजन? नो सर। तो आगे इसमें समझिए, इसको इरेज कर रहे हैं। तो अगला जो शब्द है वो, जैसा कि अभी बोल रहे थे, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहेंगे द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री in which we study about elements and inorganic compounds is called इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में देखिए 11th में क्या क्या चैप्टर है। सेकेंड चैप्टर एटॉमिक स्ट्रक्चर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हिस्सा है। एटॉमिक स्ट्रक्चर या स्ट्रक्चर ऑफ एटम होगा, एटॉमिक स्ट्रक्चर या फिर स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तीसरा पीरियोडिक टेबल या पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। चौथा चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग। नाइन्थ चैप्टर हाइड्रोजन है, सेकेंड पार्ट में, एनसीईआरटी सेकेंड पार्ट में। 10th चैप्टर एस ब्लॉक है और 11th चैप्टर पी ब्लॉक है। मतलब ये सब चैप्टर का नाम है। तो पी ब्लॉक में 13 और 14 के बारे में हम लोग 11th में पढ़ते हैं और बाकी के बारे में 12th में। 13 एंड 14 ग्रुप। तो ये हिस्सा हो गया आपको 11th इनऑर्गेनिक का, मतलब एटॉमिक स्ट्रक्चर और स्ट्रक्चर ऑफ एटम, पीरियोडिक टेबल, केमिकल बॉन्डिंग, हाइड्रोजन, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक में 13 एंड 14 ग्रुप। तो ये सिलेबस है आपको 11th इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। अब बच गया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो बाकी के चैप्टर्स जो बचे, मतलब 1 से लेकर के 11 तक, 11 चैप्टर टोटल फिजिकल और इनऑर्गेनिक का हिस्सा है। मतलब टोटल 11 चैप्टर 1 से लेकर के 11 तक कंटिन्यू। क्योंकि देखिए 1, उसके बाद 5, उसके बाद 6, 7 और 8 फिजिकल केमिस्ट्री, फिर 2, 3, 4, 9, 10, 11, मतलब ये 6 चैप्टर इनऑर्गेनिक। इसमें आप ध्यान रखिएगा कि ये 2 से लेकर के 4 तक ये काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है, मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट, मतलब इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट, सीधा सा समझ लीजिए कि इस 3 चैप्टर का इन्फ्लुएंस हर चैप्टर्स पे रहता है, चाहे वो 11 का चैप्टर हो चाहे 12 का चैप्टर हो। मतलब ये 3 चैप्टर आपका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा आगे के चैप्टर्स के लिए भी, 12th के लिए भी, और मतलब कि कह सकते हैं कि 12th पे बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस है। तो समझ गए ये। अब एक लास्ट हिस्सा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में देख लीजिए क्या क्या पढ़ना है। तो ये तो हो गया इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर्स। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कम पढ़ना है आप लोग को। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे पहली बात तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में पढ़ते हैं। तो तब इसके बारे में कह सकते हैं कि द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी अबाउट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इज कॉल्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और इसमें हम लोग को 12, 13 और 14 3 चैप्टर्स हैं। मतलब 11 से आगे जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हिस्सा है
उसमें आपको 12 जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, हाइड्रोकार्बन और 14 चैप्टर्स इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री होगा। तो वैसे तो ये कॉमन चैप्टर है, लेकिन हम लोग इसको ऑर्गेनिक में ही रख देते हैं। तो इस तरह से टोटल आपको 11 का ये टोटल 14 चैप्टर डिवाइडेड है 11 का। इसमें एक बच गया एनालिटिकल केमिस्ट्री। तो एनालिटिकल केमिस्ट्री कोई अलग चैप्टर नहीं है, वो अलग से आपको नहीं पढ़ना है। एनालिटिकल केमिस्ट्री हर चैप्टर के एनालिसिस में आता है। तो अब एनालिटिकल का मतलब हुआ एनालिसिस। अब ये बताइए कि किसी भी चीज का एनालिसिस कितने तरह का होता है। अब एक नया शब्द और समझिए, जैसे किसी भी चीज का एनालिसिस आप करते हैं तो कितने तरह से करते हैं। जैसे कोई भी चीज का एनालिसिस यदि आप करते हैं तो कितने तरह से कर सकते हैं। जैसे आप वाटर बोलते हैं तो वाटर के एनालिसिस, वाटर के फॉर्मूला के एनालिसिस कितने तरह से कर सकते हैं। सर 2 या 3 तरीके से। जैसे दो तरीका पहले बताइए, क्या क्या आप मतलब एनालिसिस कर सकते हैं। सर जैसे वाटर सर उसका सिंबल H2O है, तो सर उसका सर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों को मिलाकर बना है। तो जैसे जब आप ये बोले कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना है, तो ये हुआ क्वालिटेटिव एनालिसिस। मतलब ये बोलना कि वाटर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है। अब जैसे बोलते हैं मीथेन, मीथेन में कार्बन और हाइड्रोजन है। तो ये जब बोलना होता है क्वालिटेटिव एनालिसिस, मतलब जब आप ये बोलते हैं कि किसी भी चीज में, जैसे कि सपोज कीजिए मिल्क है तो मिल्क में फैट है, ये बात बोलना क्वालिटेटिव एनालिसिस हुआ। लेकिन किसी भी चीज में, अब जैसे वाटर में हाइड्रोजन का परसेंटेज बाय मास 11.11 आता है, तो ये बोलना कि इसमें इतना परसेंट मास है हाइड्रोजन का, इतना परसेंट मास है ऑक्सीजन का, ये कहलाता है क्वांटिटेटिव एनालिसिस। एनालिसिस दो तरह का होता है। जैसे देखिए अभी मान लीजिए 10th का रिजल्ट आने वाला है, तो 10th का रिजल्ट जब आएगा तो आप एनालिसिस दो तरह से करते हैं ना कि हाँ हमको मतलब कि इतना परसेंट आया, मेरे फ्रेंड को इतना परसेंट आया, तो ये बोलना जो है ये कहलाएगा क्वांटिटेटिव, जब आप क्वांटिटी बोल देते हैं। लेकिन जब आप ये बोलते हैं कि नहीं कम आया उसको, हाँ, या ज्यादा आया, किसी को मान लीजिए कि आपसे सोशल साइंस में ज्यादा आया चाहे कम आया, तो ये कम ज्यादा बोलना कहलाता है क्वालिटेटिव एनालिसिस। मतलब केमिस्ट्री में भी जब किसी कंपाउंड का एनालिसिस होता है तो वो दो तरह से, एक होता है क्वालिटी बताना। जैसे आप मान लीजिए बाजार गए, तो बाजार में यदि मान लीजिए कि चावल देखे, तो सपोज कीजिए कि ये बोलते हैं ना कि अच्छा चावल है, लेकिन अच्छा चावल चाहे बुरा चावल का कोई मेजरमेंट है। जैसे आप बोलते हैं कि नहीं ये बहुत अच्छा चावल है, तो क्या बहुत अच्छा है, उसमें कंकर कम है या बहुत अच्छा है देखने में, ऐसा तो कुछ नहीं है। सीधे हम लोग बोलते हैं हाँ ये नहीं ये बढ़िया क्वालिटी का है। तो ये बढ़िया चाहे घटिया बोलना, मतलब ये बोलना कि बहुत अच्छा है चाहे ये है, ये क्या कहलाएगा क्वालिटेटिव एनालिसिस। मतलब कोई भी चीज को कंपेयर जब आप करते हैं एक दूसरे से तो वो हो गया क्वालिटेटिव। लेकिन जब आप एग्जैक्ट बोलते हैं कि नहीं ये इतना परसेंट है बाय मास या बाय वॉल्यूम, चाहे किसी भी तरह का, तो ये कहलाता है क्वांटिटेटिव एनालिसिस। मतलब एनालिसिस भी दो तरह का होता है, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। तो लास्ट वर्ड जो क्लासिफिकेशन है केमिस्ट्री का वो ये है, तो इसको इरेज कर रहे हैं। तो इसमें लास्ट वर्ड समझ लीजिए, एनालिसिस या एनालिटिकल केमिस्ट्री। एनालिटिकल केमिस्ट्री, एनालिटिकल केमिस्ट्री क्या होता है, तो जिसमें हम लोग एनालिसिस करते हैं। द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री in which qualitative and quantitative analysis of different
compounds and substances is called एनालिटिकल केमिस्ट्री। और जैसे एग्जांपल में मान लीजिए हम ऐसे लिखे कि मीथेन कंटेन कार्बन एंड हाइड्रोजन, तो ये मीथेन कंटेन मतलब मीथेन है उसमें कार्बन हाइड्रोजन, ये बोलना क्या कहलाएगा? क्वालिटेटिव एनालिसिस। जैसे एग्जांपल में आप बोलते हैं कि मीथेन कंटेन कार्बन एंड हाइड्रोजन, मीथेन में कार्बन एंड हाइड्रोजन है, तो ये चीज जब हम बोले तो इसको क्या कहेंगे? क्वालिटेटिव एनालिसिस। लेकिन जब आप ये बोलते हैं मीथेन हैज 75% ऑफ कार्बन एंड 25% ऑफ हाइड्रोजन बाय मास, तो ये जब हम लोग बोलते हैं तो इसको कहा जाता है क्वांटिटेटिव एनालिसिस। मतलब ये एनालिसिस जो नीचे वाला है, जब आप एग्जैक्ट बोल दिए कि 75% कार्बन है उसमें 25% हाइड्रोजन है, मतलब इस तरह का एनालिसिस, इसको क्या बोलते हैं? क्वांटिटेटिव एनालिसिस। तो इसका कोई अलग से चैप्टर नहीं है, मतलब ये जो एनालिटिकल केमिस्ट्री है इसका कोई अलग से चैप्टर नहीं है। ये आपको हर चैप्टर में थोड़ा थोड़ा सा करके, कहीं पे मतलब कि फिजिकल में आएगा, कभी कभी ऑर्गेनिक में आएगा, कभी इनऑर्गेनिक में, तो इसको अलग से नहीं पढ़ना है, इसको पढ़ना है हम लोग को एक ही में, मतलब ये हर चैप्टर के लास्ट में कभी आएगा, बीच में, जैसे पहला ही चैप्टर परसेंटेज कंपोजिशन पढ़ना है, तो परसेंटेज कंपोजिशन किस में आएगा? एनालिटिकल केमिस्ट्री में, जैसा कि परसेंटेज यहाँ लिखे हैं। मतलब फर्स्ट चैप्टर में आपको कंपोजिशन पढ़िएगा कि कोई भी कंपाउंड है उसमें इतना इतना परसेंट है, तो ये एनालिसिस किस में आएगा? आपको एनालिटिकल केमिस्ट्री में। तो अब जो है हम लोग पहले चैप्टर पे चलते हैं। तो आपके पास यदि एनसीईआरटी है तो चैप्टर ओपन कीजिए और बताइए पहला टॉपिक क्या पढ़ना है फर्स्ट चैप्टर में। फर्स्ट चैप्टर में पहला टॉपिक क्या पढ़ना है? फर्स्ट चैप्टर का पहला टॉपिक देखिए, किताब उलटिए, बताइए। यस सर, एक सेकंड। सर फर्स्ट चैप्टर से सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री है। हाँ, उसका पहला टॉपिक सर इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री। इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री, ये तो एनालिसिस हुआ जो अभी हम एनालिसिस जैसे बता रहे थे। उसके बाद अगला टॉपिक देखिए क्या है? सर नेचर ऑफ मैटर। हाँ, नेचर ऑफ मैटर। यहाँ से शुरू होता है आपका पहला टॉपिक, मतलब मैटर क्या है, कैसे है, ये है इस चैप्टर का पहला टॉपिक कि मैटर क्या होता है, कैसे क्लासिफाई किया गया। मतलब याद कीजिए कि मैटर के बारे में आप सबसे पहली बार कहाँ पढ़े थे, कौन से क्लास में? सर 1 या 2। नहीं नहीं उतना पीछे मत जाइए, अभी हाल फिलहाल में आप हाँ सर 7th क्लास में। हाँ, उसके बाद दोबारा फिर 9th में आया था। यस सर, 9th में भी था। हाँ, 9th में देखिए, 9th में हम लोग पढ़े थे, याद होगा 9th में ये आपको मैटर के बारे में, मतलब यदि हम इधर हाल फिलहाल के क्लास के बारे में बात करें तो जो मैटर से जुड़ा हुआ एलिमेंट, कंपाउंड, एटम, मॉलिक्यूल, ये हम लोग 9th क्लास में पढ़े थे। उससे पहले भी आया था, ऐसा नहीं है, उससे पहले भी लोअर क्लास में भी, 7th में भी है, 6th में भी है, 8th में भी थोड़ा बहुत है। लेकिन जो लेटेस्ट मतलब आपका मतलब सबसे जस्ट मतलब क्लास यदि बिलो कहा जाए तो 9th में ये आप लोग पढ़े थे। तो हम लोग का केमिस्ट्री यहीं से शुरू होता है, मतलब पहला टॉपिक जो केमिस्ट्री का शुरू होता है वो यहीं से, मैटर से। तो मैटर को कैसे डिफाइन करते हैं? चलिए बताइए, ये तो आप लोग पहले से पढ़े हुए, 9th में भी पढ़े हुए, मैटर कैसे डिफाइन? एनीथिंग व्हिच anything ऑक्यूपाई which ए स्पेस हाँ, एंड हैव occupy, मास। हाँ, हैव मास, बिल्कुल। दो बातें हैं, देखिए मैटर को डिफाइन करने के लिए हमारे पास दो शब्द है, एक तो है उसके पास मास हो और दूसरा है कि उसके पास
वॉल्यूम हो, स्पेस ऑक्यूपाई करे। स्पेस ऑक्यूपाई मतलब वॉल्यूम। तो चलिए चैप्टर का पहला टॉपिक आज से शुरू करते हैं। बाकी इंपोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री जो है वो आप खुद से रीड कीजिएगा, तो उसमें बहुत सारे अलग अलग आपको ये चीज पता चलेगा कि केमिस्ट्री का क्या इंपोर्टेंस है, कैसे मेडिकल हो, चाहे मतलब कि मेडिसिन लाइन हो, चाहे मेडिकल केमिस्ट्री हो, चाहे इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री हो, हमारे चारों ओर क्या यूज है केमिस्ट्री का, बस वही बताया गया है पहले टॉपिक में। जो सिलेबस का मेन टॉपिक शुरू होता है वो मैटर से। तो सबसे पहला वर्ड जो है वो है मैटर। मैटर का मतलब होता है कि कोई भी सब्सटेंस जिसके पास दो चीजें हो, मास एंड वॉल्यूम, मतलब एनी सब्सटेंस which has mass and volume और occupy space। मास हो एंड वॉल्यूम हो, वॉल्यूम का मतलब हुआ ऑक्यूपाई स्पेस, इज कॉल्ड मैटर। उसको हम लोग क्या कहेंगे? मैटर। तो ये बताइए कि फीलिंग जो होते हैं वो मैटर में आएगा? फीलिंग करने का मतलब ठंडा नो लगना। सर, नो सर। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, क्योंकि फीलिंग्स का मास वॉल्यूम थोड़ी होता है। आप कभी लॉजिकल सोचिए कि कभी ऐसा बोले हैं कि आज बहुत मासिव गर्मी पड़ रहा है, 10-20 किलो का गर्मी आज शुरू हो गया। तो मतलब कि ऐसा वर्ड तो हम लोग कभी बोल ही नहीं सकते हैं। मतलब ऐसा अनलॉजिकल वर्ड हो जाता है कि फीलिंग्स के बारे में बोलना। जैसे आप याद होगा कि इस तरह का एग्जांपल्स आप पीछे देखें कि कोल्ड और कोल्ड ड्रिंक, मैटर कौन है, कोल्ड है कि कोल्ड ड्रिंक है? सर कोल्ड ड्रिंक है। बिल्कुल, कोल्ड मतलब ठंडा हुआ, ठंडा के पास मास थोड़ी है। वो तो कोल्ड ड्रिंक हम लोग बोल सकते हैं कि कोल्ड ड्रिंक है तो उसमें ऐसे ऐसे उसका मास होगा, या फिर इस तरह से कोल्ड ड्रिंक का वॉल्यूम है। तो कोल्ड ड्रिंक सर मैटर है। हाँ सर एक क्वेश्चन है। हाँ बोलिए। सर सर एयर स्पेस ऑक्युपाई करता है? हाँ बिल्कुल ऑक्यूपाई करता है। एयर में तो खास सर बात होती है कि इस जितना उसको मतलब कि जो भी कंटेनर में रखा जाए उसके वॉल्यूम को ऑक्यूपाई कर लेगा, जिस कंटेनर में रखा जाए। आगे बोलिए अब। नहीं सर, हो गया। हाँ, एयर के बारे में देखिए दो बातें ध्यान रखिएगा। एक बहुत इंटरेस्टिंग एयर से जुड़ा हुआ फैक्ट है कि जैसे सपोज कीजिए कि इस कंटेनर का वॉल्यूम 10 लीटर है और इसमें हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, और साथ में एक और कोई गैस ले लीजिए, कार्बन डाइऑक्साइड। चार गैसें हैं, मतलब इस कंटेनर में हम चार गैस भरे हुए हैं। तो ये बताइए कि इंडिविजुअल गैस का वॉल्यूम क्या होगा आपके हिसाब से? जैसे हाइड्रोजन का वॉल्यूम क्या होगा? पूरा कंटेनर 10 लीटर का है और उसमें चार गैस है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है। तो हाइड्रोजन का वॉल्यूम क्या होगा, ऑक्सीजन का क्या होगा, नाइट्रोजन का क्या होगा और कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होगा? बताइए, क्या ये 10 लीटर इन चार में बंट जाएगा या कुछ और होगा? सर सर डिवाइड हो जाए इक्वल सर, होगा। तो इक्वली डिवाइड हो जाए। मतलब हर 2.5 लीटर 2.5 लीटर? यस सर। नहीं, आज से ध्यान रखिएगा कि किसी भी कंटेनर में एक गैस हो, चाहे 10 हो चाहे 100 हो, सबका वॉल्यूम बराबर होता है। मतलब कहने का मतलब कि वॉल्यूम ऑफ S2 इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ O2 इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ N2 इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ CO2, और हर कोई 10 लीटर के बराबर होगा। मतलब हाइड्रोजन भी इस 10 लीटर में फैला हुआ है। ये देखिए, ये गैस का खास प्रॉपर्टीज होता है। आप लॉजिकल सोचिए ना कि ऑक्सीजन का वॉल्यूम आपके रूम में सब जगह इक्वल है कि नहीं? आप जैसे इस इक्वल है। कोना में, हाँ इस कोना में है, यहां से आप सांस लीजिए, उस कोना में जाके सांस लीजिए, चाहे उस कोना में चाहे उस कोना में। चार अलग अलग आपके रूम के कोना में क्या अलग अलग सांस लेने में आपको प्रॉब्लम होती है कि नो आप सर। इक्वल नो सर। इक्वल फील करते हैं? सर इक्वल है। इक्वल फील करते हैं क्योंकि गैस का ये सबसे स्ट्रॉन्ग प्रॉपर्टीज होता है कि उसको जैसा रूम में रखा जाए उतना उसका वॉल्यूम हो जाएगा, चाहे चार गैस हो चाहे 40 हो। हाँ, परसेंटेज जो है इसका बाय मास
वो अलग अलग होता है। जैसे आप एयर में पढ़ते हैं कि नाइट्रोजन का सबसे ज्यादा परसेंटेज है, तो परसेंटेज मतलब क्या, बाय मास, बाय अमाउंट, नॉट बाय वॉल्यूम। क्योंकि नाइट्रोजन सब जगह उतना ही वॉल्यूम ऑक्यूपाई किए हुए जितना ऑक्सीजन, जितना हाइड्रोजन, जितना कार्बन डाइऑक्साइड। केवल परसेंटेज कंपोजिशन इन सबका डिफर होता है एयर में, ये बात ध्यान रखिएगा। जैसे नाइट्रोजन आप जानते हैं कि सबसे ज्यादा परसेंटेज होता है, नाइट्रोजन का एटमॉस्फेयर में सबसे ज्यादा परसेंटेज है कि नहीं? यस सर। यस सर। उसके बाद दूसरा गैस नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन सर। ऑक्सीजन। ऑक्सीजन। बाकी सब बहुत कम है। बाकी सब मेन तो दो ही गैस है एयर में, नाइट्रोजन है और ऑक्सीजन है। लगभग दोनों मिल करके 90 प्लस हो जाता है, 90 के अबव हो जाता है। और बाकी जो है लेस देन 10% है अभी फिलहाल। आगे अब जैसे जो चेंजिंग हो रहा है, चेंजिंग तो हो ही रहा है, CO2 तो बढ़ ही रहा है, लेकिन ये आपको, तो ये मतलब क्या कि परसेंटेज कंपोजिशन उसका इतना है, ये नहीं कि वॉल्यूम। वॉल्यूम तो एयर में सब जगह फैला हुआ है इक्वली ऑक्सीजन। हाँ, थोड़ा थोड़ा सा इसमें फिर आपको ऊंचाई के हिसाब से बदलाव होता है, क्योंकि केमिस्ट्री बोलता है कि डेंस गैसेस नीचे होता है, जिसका डेंसिटी ज्यादा होगा वो गैस आपको अर्थ सरफेस की तरफ होगा। तो ये सब बातें हम लोग पढ़ेंगे, स्टेट ऑफ मैटर चैप्टर ही पढ़ना है, गैसेस स्टेट के बारे में वहाँ बहुत सारा आपको फैक्ट पढ़िएगा कि कैसे क्या मतलब कंपोजिशन है क्या है। लेकिन ये बात आप सेट कर लीजिए कि कंटेनर का वॉल्यूम और गैस का वॉल्यूम इक्वल होता है, चाहे कितना भी गैस हो। समझ गए? इसमें कोई कंफ्यूजन? नो सर। अब मैटर को जो क्लासिफाई किया गया, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, वो दो तरह से। एक होता है फिजिकल क्लासिफिकेशन और दूसरा होता है केमिकल क्लासिफिकेशन। एक हो गया फिजिकल क्लासिफिकेशन, दूसरा हो गया केमिकल क्लासिफिकेशन। फिजिकल क्लासिफिकेशन में मैटर तीन तरह के, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। और इसके अलावा फिजिकल क्लासिफिकेशन में दो और आता है, प्लाज्मा एंड बीईसी, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। ये फिजिकल क्लासिफिकेशन हुआ, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। इसके अलावा दो और है, प्लाज्मा एंड बीईसी। केमिकल क्लासिफिकेशन में आपको दो आता है, प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सर। प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सर। प्योर सब्सटेंस फर्दर दो तरह का, होमोलोगस हाइड्रोजन। हाँ, होमोजीनियस हेट्रोजीनियस। ये मिक्सर दो तरह का, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस। प्योर सब्सटेंस दो तरह के, एलिमेंट एंड कंपाउंड। फर्दर एलिमेंट तीन तरह का, मेटल, नॉन मेटल एंड मेटेलॉइड। और कंपाउंड दो तरह के, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक। तो ये हम लोग को बेसिक एंड मोल कॉन्सेप्ट का पहला टॉपिक है, जिसके बारे में एक एक करके हम लोग को पढ़ना है। तो समझ गए? तो ये सब टॉपिक के बारे में हम लोग अगले क्लास से शुरू करेंगे। आज इंट्रो था। आपका काम क्या होगा कि आप इंपोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री जो एनसीईआरटी का पहला टॉपिक है, और साथ में मैटर, इसको पढ़ करके रखिएगा, क्योंकि इसको हम लोग अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। साथ में आपके पास जो भी सवाल हो, जो भी आपके दिमाग में सवाल आए, तो आप उसको ये लिख करके हमेशा रखा कीजिए। और आराम से एकदम जैसे बैठे हुए क्लास में आप पूछते हैं, वैसे ही आप ऑडियो ऑन करके आराम से पूछिए। एकदम आपका क्लियर आवाज हमको ये पता चलेगा कि आप क्या पूछ रहे हैं। तो एकदम पूरा देखिए, लगेगा ही नहीं कि ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं, एकदम कभी नहीं। आपको एकदम फील होगा कि नहीं, हम क्लास में ही बैठे हुए हैं एकदम। तो समझ गए? और कुछ पूछ रहे हैं कि नहीं को? नो सर। तो ठीक है, अगले क्लास में हम लोग फिर इससे आगे बढ़ेंगे, यहाँ तक से आगे बढ़ेंगे। तो आप इतना पढ़ करके रखिएगा, और साथ में और भी कोई किताब हो तो वो भी पढ़िए और पूछिए उसको। जब भी कोई भी डॉट हो, कोई कंफ्यूजन हो, पूछिए उसको। ठीक है?